Locate Chanudaro on map 1. This is a tiny settlement, less than 7 hectares as compared to Mohenjo-daro, that is 125 hectares, almost exclusively devoted to craft production, including bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making. तो सबसे पहली चीज जो इसमें हमसे कही गई है कि भाई आप चानूदारो नाम की एक लोकेशन है उसको मैप नंबर 1 पर लोकेट करिए। अपनी एनसीईआरटी की किताब में जो वेरियस मैप्स दिए हैं उसमें जो पहला मैप है मैप नंबर 1, उसके ऊपर सबसे पहले हमको क्या करना है, चानूदारो नाम की इस लोकेशन को लोकेट करना है। तो पहले अपन लोग देख लेते हैं चानूदारो कहां पर है मैप नंबर 1 पे। ये रहा अपना मैप नंबर 1 और इस पर थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं आपको ताकि ये अच्छे से दिखे। ये थोड़ा इसको बड़ा कर दिया और उसमें चानूदारो नाम की जो लोकेशन अपने को लोकेट करने के लिए बोली गई है वो ये रही। इसके करीब में जो दूसरी लोकेशंस हैं ये कोट दिजी हो गई, आमरी, बालाकोट, मोहनजोदारो और धोलवीरा एंड ये एक नागेश्वर है और दूसरी बाकी लोकेशंस वगैरह। मोहनजोदारो से इसका डिस्टेंस अपन लोग देख लेते हैं। सर्टेन डिस्टेंस पर ये मोहनजोदारो से बसी हुई है एंड मोहनजोदारो के साथ में इसको कंपेयर भी किया गया। तो ये है अपना चानूदारो लोकेशन। अब जब जब अपन लोग बात करेंगे चानूदारो की तो अपने को पता रहना चाहिए मैप पर ये कहां पर है। ये सर्टेन लोकेशन जो है, ये जो सर्टेन लोकेशन है वो चानूदारो की है। मोहनजोदारो से एक सर्टेन डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, इतनी स्ट्रेट लाइन के अगर स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए लगभग इतना डिस्टेंस जो है मोहनजोदारो और चानूदारो दारो के बीच में हमको देखने के लिए मिलता है। तो पहले तो अपन ने मैप पर उसको देख लिया कि ये कहां पर है। अब आगे बात करते हैं। लोकेट चानूदारो ऑन मैप नंबर 1, लोकेट अपन ने कर लिया। अब अपने को पता है चानूदारो कहां पर है। दिस इज अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टेयर्स एज कंपेयर्ड टू मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर्स। तो अब ये हमको ये बता रहे हैं कि मोहनजोदारो की अपेक्षा अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत छोटी सी सेटलमेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है। बहुत बड़े जैसे मोहनजोदारो हमको पता है कि एक पूरा अर्बन सेंटर था, प्लान करके बसाया गया था। इसमें एक सीटाडेल का इलाका था जहां पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी एंड एक पूरा लोअर टाउन था जिसमें सामान्य लोग रहा करते थे। और लोअर टाउन में भी फिर आपको सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी तक के मकान और काफी बड़ी मात्रा में रिहाइश देखने के लिए मिल रही थी। एक तरीके से इस तरह से कह सकते हैं कि मोहनजोदारो उस जमाने का न्यूयॉर्क या फिर उस जमाने का लंदन हुआ करता था, एक बहुत बड़ा शहर था। उसी को अगर आप कंपेयर करेंगे चानूदारो के साथ में जिसको इन्होंने हमसे लोकेट करने के लिए बोला है मैप पर, तो ये बहुत छोटा सा सेटलमेंट है। सिर्फ 7 हेक्टेयर तक में के या 7 हेक्टेयर से भी कम इलाके में ये छोटा सा शहर या छोटा सा गांव कह सकते हैं, छोटा सा टाउन कह सकते हैं, ये फैला हुआ है। कंपेयर करेंगे मोहनजोदाड़ो के साथ में तो मोहनजोदाड़ो इसकी अपेक्षा बहुत बड़े इलाके में लगभग 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये छोटा सा टाइनी सेटलमेंट है मोहनजोदाड़ो की अपेक्षा इसका ये बहुत कम इलाके में फैला हुआ है, ऑब्वियस सी बात है मोहनजोदाड़ो की अपेक्षा यहाँ पर जो लोग रहते होंगे वो भी बहुत कम मात्रा में रहते होंगे। तब इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत यह है कि ये एक स्पेशलाइज्ड सेंटर था क्राफ्ट प्रोडक्शन का, या फिर ये पूरी तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन के प्रति डिवोटेड था। और यहाँ पे क्या क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था? यहाँ पे बीड्स बनाई जा रही थी, यहाँ पे शेल कटिंग हो रही थी। शेल का मतलब वो हमको जो तट के इलाकों पे या नदी में जो शंख और बाकी सारी इस तरीके की चीजें मिलती हैं उसको शेल बोला जाता है। तो शेल का जो शेल अब रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर कर उसकी कटिंग से भी आप काफी सारी अलग अलग तरीके की चीजें बनाते हो। तो यहां पर शेल कटिंग भी हो रही थी। मेटल वर्किंग यानी कि अलग अलग तरीके के मेटल्स का इस्तेमाल कर कर भी कई सारी चीजें बनाई जा रही थी। देन सील की मेकिंग जो है, सील्स के बारे में हमने काफी डिटेल में बात करी है, वो सील मेकिंग भी यहाँ पर डेडिकेशन के साथ में हो रहा था। एंड लास्टली वेट मेकिंग्स, वेट्स के बारे में भी हमने बात करी है, आगे और भी डिस्कशन करेंगे। तो वजन का जो इस्तेमाल किया जाता था बार्टर सिस्टम के तहत में आदान प्रदान करने के लिए, सामानों का चीज आपस में चीजों को बदलने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए, वो वेट्स का भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वो वेट्स का भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था। तो ये छोटा सा जो सेटलमेंट है जो मोहनजोदाड़ो की अपेक्षा बहुत कम इलाके में बसा हुआ है एंड ऑब्वियस सी बात है जहां पे बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं। इसकी खासियत क्या है? यहाँ पे स्पेसिफिकली क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था। जैसे अपने देश में भी कई स्पेसिफिक इलाके हैं जहां पे इंडस्ट्रीज को लगाया गया और कई स्पेसिफिक इलाके हैं जहां पे एक तरीके की इंडस्ट्री को लगाया गया। जैसे बंगाल की बात कर लें तो बंगाल में जूट की इंडस्ट्री स्पेसिफिकली बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलती है। वजह यह है कि बंगाल में जूट का प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जूट को काफी बड़ी मात्रा
मात्रा में उगाया जाता है, तो फिर जूट से अलग अलग चीजें बनाने की फैक्ट्री भी वहीं पे लगी हुई है। इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कॉटन का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, तो कॉटन से कॉटन क्लोथ बनाने की काफी इंडस्ट्री जो है महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती है। सेम गन्ने की खेती को लेकर भी है कि गन्ना यूपी में और महाराष्ट्र में काफी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, तो गन्ने की भी खेती बड़ी मात्रा में होती है, तो वहां पर गन्ने की फिर शुगर मिल्स भी काफी बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलती है। तो पॉइंट यह है कि किसी इलाके में सर्टेन तरीके की इंडस्ट्रीज आपको देखने के लिए डेडिकेटेडली आज की तारीख में भी मिलती हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से शायद ये जो चानूदारो है उस जमाने का एक इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन होता था, और एक या दो तरीके के क्राफ्ट्स भी नहीं, कई सारे तरीके के क्राफ्ट, या इनफैक्ट जितने तरीके के जो मैक्सिमम क्राफ्ट्स उस जमाने में प्रैक्टिस होते थे, लगभग सारे के सारे क्राफ्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं। बीड्स भी बना रहे हो, शेल की कटिंग करके भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, मेटल का इस्तेमाल कर भी उस जमाने में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, जो भी मेटल्स थे इनको जितने भी मेटल्स की का ज्ञान था उसकी मदद से ये मेटल वर्किंग भी कर रहे हैं, सील मेकिंग भी हो रही है, वेट मेकिंग भी हो रही है। तो उससे समझ में आ रहा है कि ये एक डेडिकेटेड सेंटर था जहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे अगर क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था और ये अलग अलग तरीके के क्राफ्ट्स की प्रैक्टिस होती थी, तो इसके लिए किस किस तरीके के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, थोड़ा अब उस पर बात करते हैं। द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। स्टोन्स लाइक कार्नेलियन of a beautiful red color, jasper, crystal, quartz, steatite, etc. were used। तो बीड्स की अगर बात करें, या फिर क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में अपने को हड़प्पा के अलग अलग सेटलमेंट से बीड्स देखने को मिली हैं, मन के देखने के लिए मिले, तो इससे अपने को यह समझ में आता है कि हड़प्पा वाले बीड्स का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में पहनने के लिए या ऑर्नामेंट्स के तौर पर करते थे, और यहां पर बीड मेकिंग बड़ी मात्रा में हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि बीड मेकिंग हो रही है तो एक या दो तरीके की चीजों से ही बनाई जा रही हो। अगर सिर्फ हम लोग पत्थरों की बात करें, जो अलग अलग तरीके के स्टोन्स की बात करें, तो कई सारे वैरायटी ऑफ स्टोन्स का इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए होता था। कार्नेलियन करके एक बहुत खूबसूरत लाल कलर का पत्थर है, उसकी मदद से बीड मेकिंग की जा रही थी। जैस्पर हो गया, क्रिस्टल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, स्टेटाइट हो गया, ये सारे के सारे अलग अलग जो आप कह सकते हैं पत्थर हैं, इन सबका इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए किया जाता था। मैं एक एक करके आपको इनकी फोटोग्राफ दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इन पत्थरों का इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए क्यों होता था। देखिए, यह है कार्नेलियन। अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, लाल कलर का ये पत्थर है, या हल्का सा येलोइशनेस लिया हुआ लाल कलर का पत्थर है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं और आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए, तो ये हो गया कार्नेलियन। इस पर्टिकुलर पत्थर का इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए खूब बड़ी मात्रा में होता था। कार्नेलियन के बाद में ये दूसरा पत्थर जैस्पर, ये भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए जैस्पर। अब ये कितना खूबसूरत पत्थर है, इसका इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए या मनके बनाने के लिए खूब किया जाता था, देख लीजिए। फिर क्रिस्टल, क्रिस्टल का इस्तेमाल भी खूब होता था। ये देखिए, क्रिस्टल के पत्थर का खूब इस्तेमाल होता था। एक और फोटोग्राफ दिखा देता हूं आपको क्रिस्टल की। ये देखिए, एकदम ये रॉक क्रिस्टल है, और इसकी फिर मदद से बीड मेकिंग में इसका खूब यूज किया जाता था। समझ में आ भी रहा होगा कि ये सारे के सारे जो पत्थर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो क्योंकि इनकी मदद से अगर आप बीड बनाओगे तो फिर वो बीड्स भी अपने आप में देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगी, इसलिए इनका इस्तेमाल बीड मेकिंग में खूब होता था। ये कॉर्ड्स हो गया, इसको भी देखिए। ये हो गया स्टीएटाइट। स्टीएटाइट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि सिर्फ बीड्स को बनाने में भी नहीं, इसका इस्तेमाल हड़प्पा की जो सील है उसको बनाने में भी काफी प्रोमिनेंटली होता था। तो ये स्टीएटाइट का पत्थर हो गया, एंड ज्यादा हार्ड पत्थर होता नहीं है, आसानी से इसके ऊपर आप नक्काशी और बाकी काम कर सकते हो, तो इसका भी खूब इस्तेमाल होता था। तो ये अलग अलग तरीके के जो पत्थर थे, एक बार फिर इनको देख लेते हैं। इन सब का इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए किया जाता था। कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टीएटाइट, नाम अपने को याद रखना पड़ेंगे। कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, इन सबकी खासियत क्या है? ये सारे के सारे पत्थर देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत पत्थर हैं। तो खूबसूरत पत्थरों का इस्तेमाल कर अगर आप बीड्स बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बीड्स भी खूबसूरत लगेगी। तो इसलिए इनका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होता था, और जिस मात्रा में, जितने बड़े वॉल्यूम में हमको बीड्स हड़प्पा की अलग अलग सेटलमेंट्स में देखने के लिए मिली है, उससे एक बात क्लियर होती है कि बीड्स उस जमाने में फैशन में थे, या फिर बीड्स का इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स के तौर पर होता था। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो बीड्स पहनते थे। एंड ऐसा भी नहीं था कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल बीड्स का इस्तेमाल करते थे। जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग पत्थर हो गए, आगे हम लोग देखेंगे कि मेटल्स और
और भी दूसरे मटेरियल्स का इस्तेमाल होता था। उससे ये भी समझ में आता था कि बीड्स में भी वैरायटी थी। कुछ बीड्स शायद महंगी बिकती रही होंगी या फिर उस जमाने में कुछ लोगों को एक्सेसिबल रही होंगी। कुछ बीड्स ऐसी होंगी जो सामान्य लोग भी खरीद सकते होंगे। तो जैसे आज की तारीख में मोबाइल है, कई सारे सस्ते मोबाइल्स आते हैं तो वो कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, और कई मोबाइल्स हैं वो बड़े महंगे आते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक लोग ही खरीद पाते हैं या उसको अफोर्ड कर पाते हैं। लगभग वैसी कहानी यहाँ पे बीट्स के लिए देखने को मिल रही है। कुछ बीट्स ऐसी हैं जो स्पेसिफिक बड़े आपका फैंसी किस्म के सामान से बनाई जा रही हैं और वो बड़ी खूबसूरत और अच्छी दिख रही हैं, तो इससे ये समझ में आता है शायद वो एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को केटर करने के लिए बनाई गई हो। और कुछ बीट्स जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सामान्य या फिर बड़े कॉमनली अवेलेबल मटेरियल से भी बनाई जाती थी। इससे ये समझ में आता है कि ये शायद कोई भी सबके लिए एक्सेसिबल थी और कोई भी इनको खरीद सकता था या कोई भी इनको अफोर्ड कर सकता था। अब यहां से ये बात अपने पुराने टॉपिक के साथ में भी जाके जुड़ती है कि इतने मटेरियल का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर तरीके की चीज को बनाने के लिए ये एक इंडिकेशन है कि सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे और हर तरीके की जो आपकी सोसाइटी का सेक्शन था उसको या उसकी नीड्स को केटर करने के लिए काम किया जाता था। चले, तो ये खूबसूरत पत्थर जिनकी मदद से बीट्स बनाई जा रही हैं, इनको हमने देख लिया। इसके अलावा और भी दूसरे मेटल्स का इस्तेमाल होता था। कॉपर के बारे में ये लोग जानते थे, ब्रॉन्ज के बारे में ये लोग जानते थे और गोल्ड के बारे में भी ये लोग जानते थे। आयरन के बारे में इनको नहीं पता था, आयरन की अभी तक डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। तो इन मेटल्स का इस्तेमाल भी काफी बड़ी मात्रा में बीड मेकिंग के लिए किया जाता था। इसके अलावा अब ऑब्वियस सी बात है, कॉपर उस जमाने में काफी इस्तेमाल होता था, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल भी काफी हो रहा था, बट गोल्ड का इस्तेमाल उतना अपने को देखने को नहीं मिलता। गोल्ड इस्तेमाल होता था, कम मात्रा में इस्तेमाल होता था। तो फिर ये एक इंडिकेशन है कि गोल्ड का इस्तेमाल कर कर अगर कोई बीड बनाई जा रही है या फिर अगर कोई बीड बनाई जा रही है जिसमें थोड़ा बहुत गोल्ड यूज होता है, तो फिर ये एक सर्टेन अपर क्लास या फिर जो भी उनका एक बड़ा या उनका जो संभ्रांत वर्ग रहा होगा उसके लिए जो बीट्स की जरूरत थी या वो जो बीट्स पहना करते थे शायद उनको केटर करने के लिए बनाता हो। ये अपने पुराने टॉपिक के साथ में जाके फिर जुड़ जाता है कि ये एक इंडिकेशन है कि हड़प्पन सोसाइटी में क्लास डिफरेंस हुआ करता था। तो अगर क्लास डिफरेंस का एग्जांपल आप देना चाहें तो यहां से भी आप दे सकते हैं कि बीड्स को बनाने के लिए जो अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में हो रहा है, ये भी एक इशारा है, ये भी एक इंडिकेशन है कि क्लास डिफरेंस भर भरकर वहां पर एग्जिस्ट करता था। और इस तरीके से अपने को जो है पता चलता है, या फिर ये भी एक और मेथड है या फिर एक और तरीका है जिससे अपने को क्लास डिफरेंस के बारे में पता चलता है। खैर, ये हो गया। इसके अलावा जो दूसरे मटेरियल थे, शेल जो शंख है उसका इस्तेमाल किया जाता था, फेन्स यानी कि चीनी मिट्टी का इस्तेमाल भी काफी बड़ी मात्रा में हो रहा था, एंड टेराकोटा या फिर बर्न क्ले का इस्तेमाल भी बड़ी मात्रा में बीड मेकिंग के लिए किया जाता था। तो इससे अपने को यह समझ में आता है बीड मेकिंग जो थी, बीड मेकिंग एक बड़ी प्रॉस्पेरस इंडस्ट्री हुआ करती थी। बीड मेकिंग एक बहुत प्रॉस्पेरस इंडस्ट्री हुआ करती थी। बड़ी मात्रा में मास प्रोडक्शन या फिर बल्क प्रोडक्शन हो रहा था। खूबसूरत स्टोन्स का इस्तेमाल होता था, मेटल्स का इस्तेमाल होता था, गोल्ड जैसे एक्सपेंसिव मेटल का इस्तेमाल होता था, और आपका यहाँ पे फाइन्स हो गया यानी कि चीनी मिट्टी हो गई, टेराकोटा या बर्न क्ले हो गया या फिर शेल हो गया, इस तरीके के सामान्य तौर पे मिलने वाले मटेरियल्स का भी इस्तेमाल होता था। यानी कि समाज के हर सेक्शन के नीड्स को केटर करने के लिए बीड्स यहाँ पे बनाई जा रही थी। तो इससे एक इंडिकेशन ये भी है, एक बात अपने को ये भी पता चलती है कि बीड मेकिंग एक मेजर इंडस्ट्री उस जमाने के क्राफ्ट प्रोडक्शन में हड़प्पन के टाइम पीरियड में हुआ करती थी। चले आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सम बीड्स were made of two or more stones cemented together, some of the stones with gold caps, the shapes were numerous। तो अब कई सारी ऐसी भी बीड्स थी जो एक पर्टिकुलर पत्थर से ना बना के एक से ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल कर कर बनाई जाती थी। यानी कि एक पर्टिकुलर पत्थर से आपने एक बीड बना ली, एक दूसरे पत्थर से आपने दूसरी बीड बना ली, और उनको फिर आपने किसी तरीके से आपस में जोड़ दिया, आपस में उनको आपने सीमेंट कर दिया। एक तो इस तरीके से बीड्स में कई सारी वैरायटीज भी क्रिएट की जाती थी। कई बार ये होता था कि एक पत्थर से अगर आपने बीड बनाई या फिर दो पत्थर से भी अगर आपने बीड बनाई तो उसके ऊपर आप सोने की परत चढ़ा देते थे, सोने का कैप लगा दिया करते थे। तो ये सारे काम भी हो रहे थे। इसके अलावा ये पूरी की पूरी जो बीड मेकिंग की प्रक्रिया है, इसमें अब ऐसा भी नहीं है कि मनका या फिर बीड जो आपको बनाना है वो एक ही तरीके का बनाया जाता था। इसमें भी कई सारे शेप्स और कई सारे साइज आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि डिस्क के शेप की बीड बनाई जाती थी, जैसे अपनी पुराने अभी अभी तो खैर उतना नहीं आती, मगर पहले वो जो सीडी आया करती थी जिसमें मूवीज वगैरह अपने को आसानी से मिल जाती थी, उस शेप की जो डिस्क होती हैं वैसी बीड्स बनाई जाती थी। सिलेंड्रिकल शेप हो गया, स्पेरिकल शेप हो गया, बैरल के शेप की हो गई, सेगमेंटेड शेप की हो गई, ये इस तरीके के कई सारे शेप्स की बीड्स हमको देखने के लिए मिलती हैं। मैं आपको इसकी फोटोग्राफ दिखाता हूं तो इससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा।
अब देखिए यहाँ पे ये अलग अलग शेप और साइज की बीड्स अपने को देखने के लिए मिल रही हैं। अब ये लंबा सा बैरल का शेप हो गया या पाइप जैसा आपको देखने को मिल रहा है, ये सिलिंड्रिकल शेप की बीड्स हो गई, ये आपका इस तरीके से जो है थोड़ा इसमें हल्का सा एक कर्व आपको देखने को मिल रहा है, इसमें ये कर्व थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस तरीके से अलग अलग शेप और साइज की ऐसी अलग अलग बीड्स हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो याद रखना है अपने को ये बात कि बीड्स भी एक ही पर्टिकुलर शेप या साइज की नहीं होती थी और एक ही तरीके के स्ट्रक्चर की नहीं बनाई जाती थी। इसमें अगर मटेरियल अलग अलग इस्तेमाल हो रहा था, अलग अलग तरीके के मेटल्स, पत्थर या स्टोन या फिर आपका अलग अलग तरीके के दूसरे मटेरियल इस्तेमाल हो रहे थे, तो शेप्स और साइज में भी बहुत भयंकर वेरिएशन यहाँ पे अपने को समझ में आता है। Some were decorated by incising or painting and some had design etched onto them. अब इनमें से जो कई सारी अलग अलग शेप और साइज की बीड्स बनाई भी जा रही हैं, तो इनके ऊपर फिर या तो पेंटिंग की जाती थी इनको डेकोरेट करने के लिए, या फिर इनमें अलग अलग तरीके से कट लगाकर अलग अलग शेप और शेप वगैरह बनाए जाते थे डेकोरेशन के लिए, डिजाइन देने के लिए, या फिर कई सारों के ऊपर डिजाइन वगैरह आप अलग से बनाकर छाप दिया करते थे। एक छापने का, जैसे आपने देखा होगा मेहंदी बनाने के लिए वो एक डाई इस्तेमाल किया जाता है, आप उस पे इंक या फिर मेहंदी लगा के अब हाथ पे रखो तो डायरेक्ट वो हाथ में मेहंदी छप जाती है। उस तरीके से जो भी डाइज रहा करते होंगे उनका इस्तेमाल कर डिजाइनें इनके ऊपर एच की जाती थी। मगर कई सारी बीड्स ना सिर्फ सिंपल आपके अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल कर बनाई गई हैं, उनको डेकोरेट भी किया जा रहा है, उन पे डिजाइन भी बनाई जा रही हैं, उनको और ज्यादा कलात्मक और ज्यादा खूबसूरत भी बनाया जा रहा है। ये चीज भी अपने को देखने को मिलती है। जैसे ये फोटोग्राफ देखिए, इसमें कई सारे तरीके के मनके या कई सारे तरीकों की बीड्स का इस्तेमाल कर ये माला बनाई गई है। थोड़ा बड़ा करता हूं तो ज्यादा बेहतर तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे साफ समझ में आ रहा है कि ये जो बीड्स यहां से लेके यहां तक लगाई गई हैं अलग अलग शेप्स की, ये कार्नेलियन का जो स्टोन है उससे बनाई गई है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा और बड़ा करता हूं, ये देखिए। अब यहां पे ये जो बीड है ये थोड़ा सेमी सिलिंड्रिकल शेप की है, ये जो बीड है ये बैरल के शेप की है, और इसके बीच में मोर और लेस ये स्पेरिकल शेप की बीड्स लगाई गई हैं। मगर इन सब की खासियत क्या है, ये सारी की सारी बीड्स वो कार्नेलियन जो पत्थर था उससे बनाई गई हैं। यहाँ पे इनफैक्ट वो रखा भी हुआ है, ये अपने को समझ में आ रहा है। इसी तरीके से दूसरे अगर आप हिस्से पे नजर डालोगे तो यहां पर जो ये बीड्स हैं ये अलग तरीके के मटेरियल की बनाई गई हैं, अलग अलग शेप और साइज की बनाई गई हैं। इसी तरीके से ये चीज आपको यहां पर भी देखने के लिए मिल रही है। तो बीड मेकिंग ना सिर्फ बहुत आप कह सकते हैं लेबर यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में लोग इसमें लगे हुए थे, बड़ी मात्रा में इसमें मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था, अलग अलग तरीके की डिजाइन शेप और ये सारी चीजें जो इसमें यूज की जा रही हैं, इससे अपने को यह भी समझ में आता है कि कितनी कलात्मकता इसमें लगाई जा रही थी, इसमें कितना आर्ट जो है वो डाला जा रहा था। और इससे ये समझ में आता है कि कितना सीरियस किस्म का जो है इंडस्ट्री या कितना सीरियस किस्म का ये प्रोडक्शन यहाँ पर बीट्स का किया जाता था, और कितनी हाई डिमांड इस पर्टिकुलर चीज की रही होगी जो इतनी बड़ी मात्रा में इतने वैरायटी और इतने वेरिएशन के साथ में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज का मोबाइल हो गया। अब आपको एक सस्ता मोबाइल भी देखने के लिए मिलता है और एक महंगा मोबाइल भी देखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जाती है वैसे वैसे मोबाइल की जो फैसिलिटीज है उसका जो सोफिस्टिकेशन है वो इंक्रीज होता चला जाता है। लगभग लगभग वही लॉजिक यहां पर आप लगा लीजिए कि जैसे जैसे मटेरियल आपका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव होता चला जाता है या फिर मटेरियल थोड़ा आपका रेयर होता चला जाता है, वैसे वैसे बीड मेकिंग की ना सिर्फ टेक्निक सोफिस्टिकेट होती चली जाती है, शेप और साइज सोफिस्टिकेट होते चले जाते हैं, डिजाइन आपकी और ज्यादा शार्प और खूबसूरत होती चली जाती हैं। एंड कहीं और इस तरीके से अपने को यह समझ में आता है कि सोसाइटी की की जो अलग अलग स्ट्रेटा थे, जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन थे, उनकी सबकी नीड्स को केटर करते हुए ध्यान में रखते हुए इनका प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा रहा था। और कुछ फोटोग्राफ देखते हैं इनकी, ये देखिए, इसमें भी अलग अलग बीट्स का इस्तेमाल कर इस तरीके की एक माला जो है बनाई गई है, और यहाँ पे इन्होंने अलग से उन बीड्स को रखा भी है जिनका इस्तेमाल इस माला में किया गया था। ये डिस्क शेप की बीड हो गई, ये स्फेरिकल शेप की बीड हो गई, सिलिंड्रिकल शेप की बीड हो गई। इस तरीके से आपको ये अलग अलग बीड्स यहाँ पे देखने के लिए शेप और साइज में मिल रही है। Techniques for making beads differed according to the material. Steatite, a very soft stone, was easily worked. Some beads were molded out of a paste made with steatite powder. This permitted making a variety of shapes, unlike the geometrical forms made out of the harder stones. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि बीड्स को बनाने की टेक्निक्स डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से मटेरियल की मदद से बीड बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाया करती थी। जैसे स्टेटाइट की अपन ने पहले भी बात करी थी कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है और इसके ऊपर आसानी से आप काम कर सकते हो, टूल इसके ऊपर आसानी से चला सकते हो। इसी की वजह से इसकी मदद से काफी सारी सील्स बनाई जाती थी। इसकी इसी प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए यहाँ पर भी जो है इससे बीड्स बनाई जाती हैं, क्योंकि ये ज्यादा
ज्यादा सख्त नहीं होता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट स्टोन होता है, तो आसानी से इसके ऊपर टूल चलाए जा सकते थे, तो आसानी से इसके ऊपर आप टूल चलाकर बीट्स बनाते थे। साथ ही साथ कई बार आप ये करते थे कि इसका चूरा बनाकर इसका एक पेस्ट बनाते थे, और उस पेस्ट को फिर अलग अलग शेप और साइज देते थे, और उसकी मदद से वैरायटी ऑफ बीट्स बनाते थे। ये भी एक फैक्टर है जिसके चलते अपने को पता चलता है कि यहाँ पर इतने जो शेप्स हैं, इतने सारे जो अलग अलग शेप और साइज में बीट मिलती हैं, उसकी क्या वजह थी। अगर इन्होंने स्टेटाइट का पेस्ट बनाकर उसकी मदद से उसका अलग अलग मोल्ड में डालकर उसकी मदद से अगर अलग अलग शेप्स की बीट बनाना सीख ली थी, तो ये बात फिर दूसरे मटेरियल्स के ऊपर भी लागू होती होगी। स्टेटाइट से मिलती जुलती प्रॉपर्टी जिन भी आपके स्टोन्स में देखने को इनको मिली होंगी, या किसी दूसरे मटेरियल में देखने को मिली होंगी, तो वहां पर भी इन्होंने लगभग लगभग इसी लॉजिक का इस्तेमाल किया होगा कि यार इसका पेस्ट बना लो, या किसी और तरीके से इसको जो है आटा या लोई जैसा जो आपकी अगर स्टेट में ला सकते हो तो उसे स्टेट में लेकर आओ, और उसके बाद फिर उसके अलग अलग शेप और साइज बनाओ। तो ये भी एक रीजन है जिसके चलते इतने वैरायटी ऑफ शेप्स और साइजेस हमको बीट्स में देखने के लिए मिलते हैं। अब इसी को अगर आप कंपेयर करोगे स्टीएटाइट की अपेक्षा जो ज्यादा सख्त किस्म के स्टोन होते हैं, जो ज्यादा ब्रिटल किस्म के स्टोन होते हैं, अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो वहां पर ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि वो ब्रिटल है। अगर आप उसके ऊपर स्टोन उसके ऊपर अगर आप टूल चलाने की कोशिश करोगे, तो क्योंकि ये वाला स्टोन बहुत सॉफ्ट था, इसके ऊपर वो टूल चल जाता। वहां पर अगर आप टूल चलाने की कोशिश करोगे, जैसे कार्नेलियन पे करोगे या जैस्पर पे करोगे, तो वो चटक जाएगा। एंड उसका अगर आप सोच रहे हो कि पेस्ट बना के आप इस्तेमाल कर लोगे, तो भी उतना अच्छा निकल कर नहीं आएगा। उसका जो शेप है, वो उसका जो रंग है, उसके वो जो रंग की खूबसूरती या आकर्षण है, वो चला जाएगा। तो उसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो हार्डर स्टोन्स हैं, उस पर अगर आपने काम करना है, तो या तो आपको कुछ सर्टेन स्पेसिफिक शेप्स जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न में आप दे सकते हो, उसी तक आपको अपने आप को महदूद करना पड़ेगा, उसी तक अपने आप को कन्फाइन करना पड़ेगा, या कोई दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसकी मदद से, उससे अगर आप वेरियस शेप्स और साइज बनाना चाहते हो। तो ये एक अपने को बात समझ में आती है। हालांकि यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग बात है, बीड्स में एक बहुत छोटे साइज की, एक बहुत आप कह सकते हैं स्मॉल शेप की एक बीड बनाई जाती थी, जिसका नाम था माइक्रो बीड। अब स्टीएटाइट एक सॉफ्ट स्टोन है, उसके ऊपर आप टूल चला सकते हो, टूल चलाकर उसको अपने मन माफिक कोई भी शेप दे सकते हो, बट फिर भी इतनी छोटी बीड कैसे इन लोगों ने बना ली, जिसको कई बार माइक्रो बीड कहा जाता है। स्टीएटाइट की मदद से एक बहुत छोटे शेप की बीड, जिसको माइक्रो बीड कहते हैं, वो कैसे इन लोगों ने बना ली, उसके बारे में अपने पास में आज भी कोई नॉलेज नहीं है। जितना आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी एंशिएंट टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं, जिसकी मदद से ये लोग बीड मेकिंग किया करते थे, उसमें भी इतनी आपका स्टीएटाइट स्टोन की सारी प्रॉपर्टीज अपनी जगह पर, इनके सारे टूल्स अपनी जगह पर, बट इतने छोटे शेप की बीड, जिसको माइक्रो बीड बोला जाता है, ये कैसे बना लेगा ये लोग, इसके बारे में आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के पास में कोई जवाब नहीं है। ये आज की तारीख में भी मिस्ट्री बना हुआ है। अब ये क्यों मिस्ट्री बना हुआ है, ये आप इस फोटोग्राफ को देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। देखिए ये आपकी एक नॉर्मल साइज की डिस्क शेप की बीड हो गई। अब उसको कंपेयर कर लीजिए इन छोटी छोटी बीड्स के साथ में, जिनको बोला जाता है माइक्रो बीड। इतने छोटे साइज की बीड, अब ये सारी की सारी पत्थर की बनी है। देखने में आपको भी आश्चर्य लगेगा कि ये स्टीएटाइट स्टोन के ऊपर आपने काम करा, सॉफ्ट स्टोन होता है, अच्छे से उसके ऊपर टूल चल जाते हैं, सब बातें अपनी जगह ठीक है, बट इतने छोटे साइज की बीड 4-4,500 साल पहले आप उस वक्त में बना के ले जाओ, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी आपके पास में थी, ये इसका जवाब अपने आर्कियोलॉजिस्ट के पास में आज की तारीख में नहीं है। और दूसरे जो शेप्स एंड साइजेस हैं, अगर आप इसको कंपेयर करते हो, तो और ये बात क्लियर होती है। एक नॉर्मल स्टोन का इस्तेमाल करो और उसकी मदद से आप ये सारे शेप्स एंड साइजेस बना लो, समझ में आता है। मगर इतने छोटे शेप और साइज की बीड्स बना के ले जाओ, जिसको माइक्रो बीड कहा जा रहा है, ये कैसे बना लेगा, इसका हमारे पास में आज की तारीख में कोई जवाब नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट इस पर्टिकुलर बात के ऊपर एक मत नहीं हो पाए कि इतनी छोटी छोटी, इतनी सोफिस्टिकेटेड किस्म की माइक्रो बीड ये लोग कैसे बना लेगा। और देखिए, जैसे डिस्क शेप की बीड्स आपको बनानी है, तो उसके अलग अलग शेप और साइज आप यहां पे देख सकते हो। सिलिंड्रिकल बीड्स बनानी है, तो उसके भी शेप्स और साइज आप देख सकते हो, और ये सारी पत्थर की बनाई हुई हैं। अब इसको कंपेयर कर लो आप माइक्रो बीड्स के साथ में। इतने छोटे लेवल पर इतने छोटे साइज की बीड्स ये लोग कैसे बना रहे थे, इसके ऊपर आज भी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। ऐसे कौन से टूल्स इनके पास में थे, इतना कैसे ये इनके कारीगर कुशल हो गए। और चलो अगर 2-5 लोग जिंदगी भर किसी चीज में लगे हुए हैं और वो इस तरीके का सोफिस्टिकेशन हासिल कर लें, तो भी समझ में आता है। माइक्रोवीट जितनी बड़ी मात्रा में मिली है, उससे ये भी एक बात क्लियर होती है कि 2, 5, 10, 20, 50 लोग इसमें नहीं लगे थे, इसमें कई सौ या हजार लोग जो हैं इस पर्टिकुलर तरीके की बीड को बनाने में पारंगत थे। अब इतना स्पेशलाइजेशन इतने हजारों लोगों का एक साथ तो डेवलप होने से रहा, मतलब यह है कि इनके पास में कोई टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से ये लोग इस तरीके की माइक्रोबीड इतने बड़े लेवल पे बना रहे थे, इसका इतना बड़ा मास प्रोडक्शन कर रहे थे। अब ये कैसे कर ले रहे थे, क्या वो टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से ये मास प्रोडक्शन हो रहा था, इसका अपने पास आज की तारीख में कोई जवाब नहीं है।
तो बस वही बात यहाँ पे लिखी है कि आप स्टेटाइट की मदद से जो भी बनाते थे उसके पेस्ट वगैरह की मदद से अलग अलग शेप और साइज बना लेते थे। हार्डर स्टोन्स के ऊपर ये टेक्निक काम नहीं करती थी, तो या तो कुछ सर्टेन ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स तक अपने आप को महदूद रखते थे और उसके अलावा ज्यादा उस पर डिजाइन नहीं बनती थी, या कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे। मगर इन सारी बातों को एक तरफ रखकर भी स्टेटाइट की मदद से जो माइक्रो बीड्स बनाई गई थी, ये आज तक एक पहेली है कि ऐसी कौन सी एंशिएंट टेक्नोलॉजी इनके हाथ लग गई थी जिसकी मदद से इतनी बढ़िया किस्म की माइक्रोबीट बना पाए। इसका अपने पास में आज की तारीख में कोई जवाब नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। Archaeologist experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. तो हमको जो अलग अलग तरीके की अलग अलग कलर्स की बीड्स मिली हैं, उसमें भी अगर हम लोग कार्नेलियन से बनी हुई बीड्स को देखें तो वो स्पेसिफिकली काफी ज्यादा रेड कलर की देखने को मिलती हैं। अब कार्नेलियन बेसिकली लाल कलर का पत्थर है, तो उससे बनी हुई बीड्स रेड कलर की दिख रही हैं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? जनरली लोग यही कहेंगे। मगर एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है। कार्नेलियन का जो स्टोन हमको देखने के लिए मिलता है हड़प्पन की अलग अलग जो सेटलमेंट्स थी उसके आसपास, जहां जहां से कार्नेलियन का स्टोन मिला है, वो पूरी तरीके से लाल नहीं था। उसमें एक हल्का सा पीलापन या फिर एक हल्की सी येलोइशनेस भी देखने के लिए मिलती थी। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं तो ज्यादा बेहतर तरह से ये बात आपको समझ में आएगी। ध्यान से देखिएगा। ये अपना कार्नेलियन का पत्थर हो गया। अब इस कार्नेलियन के पत्थर के ऊपर ध्यान से देखिए, कई पत्थर जो हैं इसमें रेडिशनेस आपको देखने को मिल रही है, बट साथ ही साथ इसमें हल्का सा एक पीलापन भी है। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां पर इस पत्थर में ये पीलापन थोड़ा ज्यादा है और लाल कलर जो है या रेडिशनेस जो है थोड़ी सी कम है। इसमें बीच में आपको ये पीलापन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसकी पेरीफेरी पे जो लाल कलर है वो ज्यादा है। ये वाला कलर जो स्टोन है इसमें रेड कलर थोड़ा प्रीडोमिनेंट। तो पॉइंट यह है कहने का कि कार्नेलियन का पत्थर पूरी तरीके से लाल नहीं होता, इसमें एक सर्टेन तरीके की येलोइशनेस या फिर एक सर्टेन तरीके का पीलापन हमको देखने के लिए मिलता है। अब कायदे से होना यह चाहिए कि इसकी मदद से जो बीड बननी चाहिए उसमें कुछ जगह पे आपको ये हल्का सा पीलापन नजर आना चाहिए, या फिर ये, और अगर लेट से आपने ये बीड इस तरीके के किसी पत्थर से बनाई होगी तो उसमें ये पीलापन प्रोमिनेंटली आपको ज्यादा दिखना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है कि कार्नेलियन के पत्थर से बनाई गई जो बीड्स हैं उसमें प्रोमिनेंटली आपको रेड कलर देखने को मिलता है। ये हल्का सा पीलापन जो इन पत्थरों में है वो नजर नहीं आता। अब एक सवाल उठेगा कि अगर कार्नेलियन के पत्थर में ये प्रोमिनेंटली ये पीलापन आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है नेचुरली, तो फिर इससे बनने वाली बीड में ये पीलापन नजर क्यों नहीं आ रहा? इसका कोई एक लॉजिक बनना चाहिए। आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में भी ये सवाल उठा था और उन्होंने इस सवाल की तहकीकात में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म किए। जो भी टेक्नोलॉजी हमको समझ में आई कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी का हड़प्पन से इस्तेमाल किया करते थे, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को समझते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया। उसके बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पकड़ी है। उनको यह पता चला है कि कार्नेलियन का जो पत्थर था, ये लोग किया ये करते थे, कार्नेलियन के पत्थर से छोटे छोटे चिप्स या फिर छोटे छोटे टुकड़े काटा करते थे। उसके बाद फिर उसकी मदद से जो भी बीड्स बनाई जाती थी वो बनाते थे, फिर उसको गर्म किया करते थे या उसकी फायरिंग किया करते थे, या तो उसको आग में पकाते थे या फिर एक सर्टेन डिस्टेंस से उसके ऊपर आग जो है वो दिखाया करते थे जिससे उसका कलर चेंज होता था। इससे होता यह था कि जो हल्का सा पीलापन था वो चला जाता था, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते थे, और इसका रंग जो है वो चटक लाल हो जाता था। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आई। इससे अपने को एक और बात पता चली कि हड़प्पन्स का स्पेशलाइजेशन कितना डेवलप हो गया था बीड्स के प्रोडक्शन को लेकर, या बीड्स के मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग कितने पारंगत हो गए थे कि इनको ये भी समझ में आने लगा था कि पत्थर के साथ में अलग अलग टेम्परेचर्स पर कैसे खेला जाता है और किस तरीके से किसी स्टोन से बने हुए किसी बीड का रंग किस तरह से चेंज किया जाता है। तो वही बात यहाँ लिखी है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उससे पता चला कि कार्नेलियन में स्पेसिफिकली जो चटक लाल रंग है या कार्नेलियन से बनी हुई जो बीड्स है उसमें जो चटक लाल रंग है उसको लाने के लिए किया यह जाता था कि बीड बनाने के बाद में उसको इस तरीके से या तो पकाया जाता था आग में या फिर उसको आग दिखाई जाती थी प्रोडक्शन के वेरियस स्टेजेस पे। अब इसी तरीके से आपका जब एक बार आपकी बीड पूरी बनकर तैयार हो गई, उसके बाद में उसकी ग्राइंडिंग करनी है, उसकी पॉलिशिंग करनी है, उसमें अगर कोई ड्रिलिंग कर कर छेद वगैरह करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप मन का जो है या फिर जो बीड है उसमें कितना बड़ा छेद करना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके के ड्रिल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कितना मोटा धागा जो है वो जाएगा। जब माला पिरोई जाएगी तो कितने मोटे धागे की माला पिरोई जाएगी, पतला सा धागा इस्तेमाल करोगे, कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मोटा धागा इस्तेमाल करोगे, उसके बेसिस पर उसमें जो ड्रिलिंग की जाती थी उसके लिए भी आपको सोफिस्टिकेटेड ड्रिल्स देखने के लिए या स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स देखने के लिए मिले। तो ये सारी की सारी चीजें भी जो है बीड्स की मैन्युफैक्चरिंग में की जा रही थी। कलर देने के लिए अलग अलग स्टेजेस पे फायरिंग की जा रही है।
अलग अलग रफ शेप्स में उनके चिप्स बनाए जाते थे और उसके बाद में उनको जो फाइनल शेप है या फाइनल फॉर्म जो है वो दिया जाता था। प्रोसेस की पूरी प्रोसेस में उनकी ग्राइंडिंग भी हो रही थी, उनको चमकाने के लिए अच्छे से उसकी पॉलिशिंग भी की जाती थी। और डिपेंडिंग अपॉन कि ये बीड कौन इस्तेमाल करेगा, किस तरीके के सेक्शन ऑफ सोसाइटी को केटर करने के लिए बनाई गई है, उसमें ड्रिलिंग के लिए भी आपके स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स का इस्तेमाल किया जाता था। अगर मोटे धागे का इस्तेमाल होना है उनकी माला पिरोने के लिए बीड्स की, तो फिर उसमें ज्यादा बड़े डायमीटर का ड्रिल किया जाता था। अगर कंपैरेटिवली पतले धागे का इस्तेमाल करना है तो ऑब्वियस सी बात है, जो ड्रिल किया जाएगा वो उतना ज्यादा बड़े डायमीटर का नहीं किया जाएगा, बट ड्रिलिंग भी इसमें होती थी। और इसके स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स जो हैं वो कई सारी जगहों से, चानूदारो हो गया, लोथल हो गया, और रिसेंटली धोलवीरा, यहां से अपने को देखने के लिए मिले। तो ये एक इंडिकेशन है कि किस लेवल पर ये लोग बीट के प्रोडक्शन को लेकर चले गए थे। क्या मास मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वेरियस मटेरियल का इस्तेमाल कर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और किन किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर उसमें और ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर रहे थे। ये सारी बातें अपने को यहां से समझ में आती। If you locate Nageshwar and Balakot on map number 1, you will notice that both the settlements are near the coast. They were specialized center for making shell objects, including bangles, ladles, and inlay, which were taken to other settlements. तो जैसा कि पहला लाइन में इन्होंने लिखा है कि मैप नंबर 1 पर दो सेटलमेंट्स और हैं, एक का नाम है नागेश्वर और एक का नाम है बालाकोट। अगर आप उनको लोकेट करेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि वो दोनों की दोनों जो सेटलमेंट्स हैं वो कोस्ट के या फिर तट के ज्यादा करीब है। तो पहले अपन लोग मैप पर इसको लोकेट कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये अपना मैप रहा। सबसे पहले हमको नागेश्वर को लोकेट करना है, तो ये गुजरात में एकदम ये जो तट के टिप के ऊपर ये जो लोकेशन या फिर ये जो सेटलमेंट बसी हुई है, इसका नाम है नागेश्वर। अब एकदम तट पे बसा हुआ है, या फिर इसको एकदम हम लोग कह सकते हैं समुद्र के किनारे ये सेटलमेंट बसाया गया है। दूसरा जो सेटलमेंट जो अपने को लोकेट करना है उसका नाम है बालाकोट, वो ये रहा। ये लोकेशन भी आप जो देखोगे तो तट के बहुत ज्यादा करीब है। ये तो नहीं कहूंगा कि वॉकिंग डिस्टेंस, मगर बहुत ज्यादा पास में है। आप बहुत इजीली जो है यहाँ से तट तक पहुंच सकते हो। ज्यादा डिस्टेंस आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन और तट या फिर कोस्ट के बीच में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये हो गया अपना नागेश्वर, ये हो गया बालाकोट। दोनों लोकेशंस की खासियत ये है, एक तो ये स्पेशलाइज सेंटर थे शेल कटिंग के, यहां पर तट से मिलने वाला जो भी सामान, जो अभी आपके शंख वगैरह होते हैं, उसको काट कर या उसके साथ में जो भी काम करके अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे, उसके ये दोनों स्पेशलाइज सेंटर थे। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों के दोनों कोस्ट के या फिर तट के कितने ज्यादा करीब बसे हुए हैं। चले, तो वही बात यहां लिखी हुई है कि अगर आप नागेश्वर और बालाकोट को नोटिस करोगे तो दोनों की दोनों जो सेटलमेंट्स हैं ये तट के बहुत ज्यादा करीब बसी हुई हैं। तट के बहुत ज्यादा करीब बसने की वजह क्या है? वजह यह है कि दोनों के दोनों जो सेंटर्स थे ये शेल ऑब्जेक्ट्स के, ये या शेल से बनाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स के स्पेशलाइज सेंटर्स थे। यानी कि यहां पर जो अलग अलग किस्म की जो चीजें बनाई जाती हैं, जो तट पे शंख और बाकी सारी चीजें मिलती हैं, चाहे वो बैंगल्स हो गई, चाहे लैडल्स हो गई, चाहे इनले हो गया, और बाकी जो सामान हो गया, ये सारे के सारे सामान यहाँ पे बनाए जाते थे। इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है शंख या फिर शेल, और शेल बड़ी मात्रा में मिलता है तट पर। तो किसी जगह पर सेटलमेंट बसाई जाए, फिर वहां से अगर वो शंख वगैरह आपको आसानी से ना मिले, बहुत दूर जाना पड़े, जाके फिर वहां से लाके फिर आपको बनाना पड़े, तो आने जाने में टाइम खराब होगा। एक से दूसरी जगह आपको मटेरियल अगर सप्लाई करना है तो इसमें लेबर बहुत ज्यादा लगेगा। इन सारी चीजों से बचने के लिए इन्होंने किया क्या, कितने दिमाग से खेल रहे थे वो देखिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अपनी लोकेट करी जहां पे खाने पीने रहने की व्यवस्था भी ठीक ठाक हो और जहां से तट भी पास में पड़ता हो, वहां पे फिर अपनी छोटी छोटी सेटलमेंट्स बसा ली एंड स्पेशलाइज वहां पे जो है लोकेशन, उन पे अपने स्पेशलाइजेशन के साथ में काम करना शुरू कर दिया शेल से बने हुए ऑब्जेक्ट से। भारी मात्रा में आपको शेल वहां पे मिल गया और उसकी मदद से फिर आपने बैंगल्स हो गई, लैडल्स हो गई, बाकी सारा जो भी सामान आप बनाना चाहते थे वो बनाना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, छोटी छोटी लोकेशंस हैं, ज्यादा लोग रहते नहीं है, बड़ी मात्रा में शेल से बनाए हुए सामान का ये मास प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, तो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए तो कर नहीं रहे होंगे। अगर मेरे पास लेट से एक जमीन बहुत सारी है और मुझे 5 या 6 लोगों का पेट पालना है, अब उसके लिए अगर मैं खेती करूंगा तो जमीन के एक छोटे से इलाके पे खेती करूंगा और उससे मैं इतना उगा लूंगा कि मैं अपना और अपने 4-5 लोगों के परिवार का पालन पोषण कर सकता हूं। बट अगर मैं मेरे पास जमीन बड़ी मात्रा में है और मैं वहां पर कई सौ एकड़ में खेती कर रहा हूं और टनों के हिसाब से अगर मैं वहां से अनाज बना रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं 5 या 7 लोगों के लिए तो काम नहीं कर रहा हूं। फिर मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि या तो मैं ज्यादा लोगों को खिलाऊं या फिर उस अनाज को मैं कहीं बेचकर उससे पैसा कमाने के मूड में हूं। लगभग वही कहानी यहां पर हो रही है कि छोटा सा लोकेशन है, ज्यादा लोग रहते नहीं है,
और शेल का जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे उनका स्पेशलाइज प्रोडक्शन हो रहा है और बड़े लेवल पर मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों के कंजम्पशन के लिए तो इनका इस्तेमाल नहीं होता था, इनको बाहर कहीं सप्लाई किया जाता था। ये इससे अपने को एक और बात समझ में आती है कि हड़प्पन ने स्ट्रेटेजिक तरीके की लोकेशंस बसाई थी जहां पे वो स्पेसिफिक तरीके के सामानों का प्रोडक्शन करवाते थे और उसकी मदद से फिर उनको अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अलग अलग दूसरे सेटलमेंट्स हैं या तो वहां पर सप्लाई किया करते थे या फिर अगर इनका ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे तो इनका एक्सपोर्ट भी फिर वहीं से ये लोग कर दिया करते थे। ये बात भी अपने को समझ में आती है, बड़ी मात्रा में ये सारी चीजें बनाकर यहां से दूसरी सेटलमेंट्स में भेजी जाती थी। Similarly, it is likely that the finished products such as beads from Chanudaro and Lothal were taken to the large urban centers as Mohenjo-daro and Harappa. अब क्योंकि यहाँ पे नागेश्वर और बालाकोट में इतने बड़े लेवल पर बल्क में शेल के ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और ये बात सामान्य तौर पे समझ में आ जाती है कि ये यहाँ के रहने वाले लोगों की जरूरत के लिए नहीं है, इनको और अलग अलग सेटलमेंट्स के लोगों की जरूरत के लिए बनाया जा रहा है और यहाँ से इनको फिर बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता होगा और दूसरी सेटलमेंट्स में भेजा भी जाता होगा। यही लॉजिक फिर अगर हम लोग चानूदारो पे लगाएं तो चानूदारो भी बहुत छोटी सी जगह है और चानूदारो में इतने बड़े लेवल पर बीट का प्रोडक्शन हो रहा है, बीट्स का मास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो सिर्फ चानूदारो में रहने वाले लोगों के लिए तो नहीं बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जो बड़ी मात्रा में अलग अलग वैरायटी की बीट्स बनाई जा रही हैं इनको फिर आप जो मोहनजोदाड़ो जैसी बड़ी सेटलमेंट हो गई या हड़प्पा हो गया या धोलवीरा हो गया या इस तरीके के जो दूसरे सेंटर्स थे वहां पर रहने वाले लोगों के लिए भेजा करते रहे होंगे या फिर इनको भी बाहर अगर एक्सपोर्ट किया जाता था तो उन लोगों की जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से बनाकर यहां से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता रहा होगा। तो चानूदारो हो गया, लोथल हो गया, यहाँ पे भी जो बीड्स और दूसरे सामान बनाए जा रहे थे इनको भी अलग अलग बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स में यहां से सप्लाई किया जाता होगा। इससे ये बात बड़ी क्लियरली समझ में आती है हड़प्पन ना सिर्फ बड़े लेवल पर मास प्रोडक्शन कर रहे थे, बड़ी उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर कर मास प्रोडक्शन कर रहे थे, बीसीओ तरीके के प्रोडक्ट्स, बीसीओ तरीके के मटेरियल्स का इस्तेमाल कर कर मास प्रोडक्शन कर रहे थे, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर, और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक जगह पे लोकेशंस बसाते थे ताकि जो भी चीज का मास प्रोडक्शन करना है उसका रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए और वहां पे फिर बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर कर एक्सपोर्ट भी आसानी से किया जा सके उस जगह से, और अगर आपको अपनी दूसरी सेटलमेंट्स में भेजना है तो वो भी आसानी से किया जा सके। ये सारी की सारी बातें फिर एक ही तरफ इशारा करती हैं कि जिन लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं 4,500 साल पहले, ये उस टाइम पीरियड के दूसरे लोगों के साथ में अगर कंपेयर किया जाए, उस जमाने में दुनिया में और अलग अलग जो सभ्यताएं थी उनकी अपेक्षा ये मीलों आगे थे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक लोकेशन तलाशने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन और सेटलमेंट्स बसाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट करना और उनके इस्तेमाल, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के नॉलेजेस, इन सारी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से उस जमाने की दूसरी सिविलाइजेशन की अपेक्षा हड़प्पन सबसे आगे थे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हड़प्पन इस मामले में सबके बाप थे। तो ये बात भी यहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, बहुत अच्छे से अपने को समझ में आती है। चले आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है इसका नाम है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो अलग अलग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शंस है, अब किस तरीके से आप ये प्रोडक्शंस वगैरह के सेंटर्स को डिटरमाइन करते थे, कैसे डिसाइड करते थे, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलें देखते हैं सर।